ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, अगर हम अपना नज़रों का काफिला आदि मानव तक ले जाएं तो आदि मानव भी जब उसका आगाज़ हुआ, यानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, यानी सभ्यता का आगाज़ हुआ, तो धीरे धीरे जंगल से निकलकर अपनी गुफाओं तक बढ़ने लगा। और अगर हम प्राचीन गुफाओं की तरफ देखें तो उनमें भी एक ऐसा आकर्षण था कि वो जहाँ भी रहा उसने अपने रहने की जगह को एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बनाया कि देखने वाले भी दांतों तले अंगुली दबाते। अगर हम उस युग तक जाएं तो बहुत सारे भीति चित्र, गुफाएं, यहाँ तक कि अगर हम पशु पक्षियों की तरफ भी देखें तो उनके घोंसले भी एक ऐसे आकर्षण का केंद्र होता है कि जिसे देखने वाला बस देखते ही रह जाता है। यानी जहाँ भी इंसान रहता है, केवल रहने को या केवल अपने सर पे छत को नहीं, बल्कि अपने चारों तरफ रहने का जो भी एरिया है उसे इस तरह से विकसित करे, उसे अगर आज की भाषा में हम कहें तो इस तरह से उसका डेकोरेशन करे कि उसे रहने में कुछ एक अलग सुकून की प्राप्ति हो। आप सोचेंगे आज मैं ये अलग से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सच है। हम रहते हैं जहाँ अगर उसमें कुछ आकर्षण ना हो तो शायद कुछ दिनों बाद रहने में एक मोनोटोनी होती है, और वो हम नहीं चाहते कि मोनोटोनी हो। आजकल इस बात को एक इंजीनियरिंग विषय में ढाल दिया गया है। अब मैं सीधे अपनी बात पे आता हूँ, जिसे अगर हम कहें तो इंटीरियर डेकोरेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग दोनों एक ऐसी इंजीनियरिंग है कि जो आज के आधुनिक युग की ज़रूरत भी है, और ग्लैमर नहीं है, लग्जरी नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि ज़रूरत है। तो हमारे साथ आज इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिज़ाइनर, और जिन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है यूके की धरती पर, लंदन की धरती पर, रश्मि पारवानी हमारे साथ है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। रश्मि जी, पहले तो हम चाहेंगे आपका बचपन और कहाँ बीता और कैसे आपके कदम आगे बढ़े धीरे धीरे। मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटी थी, करीबन मैं लगभग 5-6 साल की थी। तब से मुझे शौक था, नहीं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मेरे पापा का बहुत मन था, नहीं मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। मैं यही पूछने वाला था कि पेरेंट्स बहुत कम चाहते हैं कि उनकी बेटियां, जनरली हम देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या यही ज़्यादा इमेजिन होती है। नहीं, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, मतलब मुझे लाइफ में। तो फिर आप 5-7 साल की थी तो कैसे आपने अपने आप को
तब से एंटरप्रेन्योर का था मुझे, तो मेरा जी। आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मतलब मेरी ओके। ड्राइंग, मेरी पेंटिंग्स वगैरह बहुत जी, अच्छी थी। जी, जी। तो अब उस टाइम तो घर इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, हम्म, छोटी थी मैं, आज मतलब 2005 या 2004 की बात होती थी, तब मैं घर पे पापा को तंग करती थी कि पापा ये क्या चीज़ है, अच्छा ये मिट्टी कहाँ से, ये वो। तब से मेरे को इतना नहीं था कि मैं इंटीरियर करूँगी, कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ की जोधपुर से, 1st to 10th मैंने यहाँ किया, 11th एंड 12th मैंने बनस्थली विद्यापीठ से अरे किया। वाह, वो तो अपने आप में एक जी। अगर मैं ये कहूँ कि वो तो इंसान की फितरत बदल देती फितरत बिल्कुल सर, 5-fold एजुकेशन है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। एक्सपीरियंस मैंने देखा उसका पूरा अवलोकन किया है। जी। अब तो A++ ग्रेडिंग में है वो। फिर उसके बाद जब मैं वापस जोधपुर आई तो अब था कि अब क्या फील्ड चूज़ करना है, क्योंकि अब तो स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वहाँ से आपने क्या ग्रेजुएशन किया? मैंने 11th एंड 12th किया सर। 11th जी। जी, फिर उसके बाद जब आई कि अब तो कुछ फील्ड तो चूज़ करना ही है। नेचुरल। फिर मेरी सिस्टर ने इंटीरियर एंड फैशन किया था 1-1 महीने का, उसका बेबी छोटा था, वो तो आगे कंटिन्यू कर नहीं पाए। तो मैंने कहा नहीं दीदी, एक बार मुझे भी लेना है एक्सपीरियंस कि क्या है क्या नहीं तब है। तक आप वनस्थली में थी, इंटीरियर के अलावा आपका कोई अलग से सपना कि नहीं मुझे ये करना है, ये भी करना है, ऐसा कुछ, या सीधा इंटीरियर का ही आपके मानस में आया? नहीं सर, टू बी जैसे मैंने आपको बताया, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी, तो मैंने कभी ऐसी कोई फील्ड चूज़ नहीं की थी कि इसी फील्ड में मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। फिर जब इंटीरियर में आई तब मेरा इंटरेस्ट लगा। फिर फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सर ने, नवीन सर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को नहीं लगता कोई और अच्छी कॉलेज दे पाएगी। मैंने इतने नेम सुने थे, किसने बोला था ये ज्वाइन करो, वही ज्वाइन करो। चलिए, ये इससे join पहले करो। हम आपके थोड़ा सा आगाज की तरफ बढ़ना चाहेंगे जी। कि आपके पेरेंट्स ने रश्मि नाम क्यों रखा? क्या अर्थ है रश्मि का? सर पेरेंट्स ने नहीं, पेरेंट्स ने एक्चुअली पंडित जी ने रखा था, पेरेंट्स ने मेरा निकनेम रिया रखा था। अच्छा, जी। तो कभी तो उन्होंने उसमें सोचा तो नहीं था। पूरी राशि बदल जाती है। नहीं है तो वो भी तुला राशि। जी बिल्कुल। तो वो पंडित जी ने ही रखा था। मैं भी सोचती हूँ कि आपने क्यों रखा था, क्या सोच के, कि आपने सोचा ही नहीं था, पंडित जी ने रखा था। मैं चलो कोई फिर नहीं। रश्मि किसने रखा? पंडित जी ने ही पंडित रखा जी था। ने जी। ऑब्लिक करके कहा होगा। ऑब्लिक करके बोला माता पिता की इच्छा। फिर माता पिता ने रिया नाम दे दिया। तो वाकई आप रश्मि का अर्थ तो किरण होता है, और किरण, आपने पूरे हमारे भारत की किरण को फैलाया है। बिल्कुल सर। तो रश्मि जी, ये बताइए कि फिर यकायक तो ये होता नहीं है सफलता। जैसे आपका पेंटिंग में भी इंटरेस्ट था और आप बता रही हैं, तो वनस्थली में आपने अपने इस पैशन को कैसे डेवलप किया, या अपने मेंटल जो लेवल है उसको कैसे विकसित किया इस फील्ड में आने के लिए, या और कोई? जी। तो सर ऐसा था कि जैसे जब मैं जोधपुर थी, स्कूल में थी, तब तो मैं ड्राइंग क्लासेस जाया करती थी। अब बनस्थली में ना कोई कोचिंग सेंटर, ना कोई इंसान जो गाइड कर पाए। जरूर टीचर्स थे, बट टीचर्स तो पढ़ाई तक जितना होता उतना गाइड कर देते थे, बट एक्टिविटीज़ में आपको खुद को करना पड़ता था। आगे बढ़ना। तो वहाँ पे मैंने खुद से ही मैं करती रहती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ इसी फील्ड में मुझे कुछ करना है। मतलब मैं नहीं बोलूँगी मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे क्या करना है, बट इसी फील्ड से रिलेटेड मुझे कुछ करना है। यहाँ आपको किसने सपोर्ट किया? आपके जो ये थॉट थे आगे बढ़ने के, सब मेरे कहीं ना पेरेंट्स। कहीं वहाँ भी पेरेंट्स से आपको जी। इंस्पायर करते जी हैं? जी बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरी पेरेंट्स, मेरे भैया, मेरे सिस्टर, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है तो कि चलिए, पहले हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, आपके पेरेंट्स को, भैया को, कि उन्होंने रश्मि के इस पैशन को आगे बढ़ाने में मदद की। जी। एंड फिर उसके बाद ये हुआ, जब से मैंने INFD ज्वाइन किया, मेरे वो 3 साल नवीन सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, कि सर नहीं मुझे लैक्मे में जाना है, जाओ बेटा, सर मुझे ये करना है, करो बेटा। मतलब कभी किसी चीज़ में ये नहीं कि नहीं हुआ हो। तो वो जो 3 साल आपने किया, जी। उस दौरान केवल थ्योरेटिकल था या प्रैक्टिकल, या कोई इंटर्नशिप भी साथ चल रही जी थी, या बिल्कुल। जैसे थ्योरेटिकल, वर्क प्रोफाइल हम जानना चाहेंगे? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल तो कॉलेज में चलता ही था। बाकी रही इंटर्नशिप की, मैंने इंटर्नशिप की है। मैंने रवि सोलंकी जी की इंटर्नशिप की है। 6 मंथ्स का मेरा इंटीरियर इंटर्नशिप का प्रोग्राम था। उसके बाद मैंने उन्हीं के अंडर जॉब की है। ओके। एंड फिर कोविड आ गया था, तो कोविड में वर्क फ्रॉम होम चला था मनसुख डिज़ाइन से, मुदित जी भंसाली के थ्रू। अच्छा, ऑनलाइन चला? जी, मतलब वो ऑफलाइन ही वर्क चलता था, वर्क फ्रॉम होम। फिर जब कोविड वापस ख़त्म हुआ तो मैंने रवि सर को ज्वाइन किया फिर से। तो रश्मि जी, इस दौरान आपके 3 सालों में आपने केवल अपनी थ्योरी पे ध्यान दिया, या कुछ और शो भी आपके हुए, या
ये सब यात्रा के दौरान आपका फर्स्ट शो क्या था जिसने आपको वेल एस्टेब्लिश कर दिया? सबसे पहला जो मेरा था लैक्मे फैशन वीक। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी 2019 की आई गेस बात होगी, उस टाइम मैं लैक्मे फैशन वीक देखने गई थी। उस टाइम हम फ्रेशर्स थे, तो नवीन सर तो जोधपुर में हुआ था? नहीं सर, मुंबई सेंट रेजिस में था। ओके, हाँ, बहुत बिल्कुल। बड़े लेवल पे हुआ था वो बहुत लैक्मे फैशन वीक। तो नवीन सर के साथ हम 10 बच्चे गए थे। तब मैंने देखा कि मतलब पूरा डिफरेंट वर्ल्ड है। लैक्मे फैशन मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर, सेट डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग, मतलब वो मैनेजमेंट पूरा डिफरेंट वर्ल्ड है। तब मेरे को लगा कि नहीं, मैं काफ़ी अच्छी जगह हूँ आज, और मैं काफ़ी अच्छी फील्ड मैंने चूज़ की है। मतलब मुझे कुछ वो नहीं हुआ कभी कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए काफ़ी मतलब शुक्रमंद तो हूँ। वहाँ तो आप एज ए व्यूअर्स थे? जी, मैं व्यूअर थी। फिर उसके बाद 2020 में लैक्मे फैशन वीक का मैंने सेट डिज़ाइन किया था। ओके। तो उसमें मैं जोधपुर से मैं सेलेक्ट हुई थी, एंड मेरे साथ यानी मुंबई के लिए आपने उस सर वीक हर का- साल अलग अलग जगह होता है, कभी Okay. मुंबई कभी दिल्ली, मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता। मतलब एक बार लैक्मे जोधपुर भी हुआ था, उसे मैंने कंडक्ट किया था लैक्मे फैशन वीक को। का। अच्छा उस टाइम तो शायद थोड़ा सा मैं आइडिया नहीं है थी। मुझे। जी। हम्म, तो जब हुआ था, फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई थी, तो मेरा सेंटर आया था भोपाल। जी। तो उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी, बहुत चीज़ हो गई थी, बट हाँ बताइए, वो तो हम तो इंटरेस्टिंग होती है। हुआ ये था कि मैं और मेरे कॉलेज से एक और थी मेरी क्लासमेट, वो भी सिलेक्ट हुए थे। तो हम जब दोनों गए थे जोधपुर से दिल्ली, एंड दिल्ली टू भोपाल हमारी फ़्लाइट थी। ओके। तो हम जोधपुर से दिल्ली तो पहुंच गए। जब हम दिल्ली पहुंचे तब हम पता पड़ा कि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट तो निकल चुकी है, एंड नेक्स्ट डे ही हमारा वो था, शो था। मतलब हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी सबके सामने स्टेज पे खड़े होके। एंड मैं तो रोने लग गई थी कि नवीन सर ने इतना पेपर पे नेम डलवाया, इतना कुछ हुआ, मैं वापस पीछे कैसे जाऊँ। मैं नहीं जाना चाहती थी पीछे। मैंने कहा एनी हाउ मुझे जाना है, जाना है। जी। फिर किसी एक मैनेजर ने मेरे आंसू देखे और वो आया मेरे पास कि मैम मेरे पास सिर्फ दो ही सीट अवेलेबल है, तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप एनी हाउ मुझे दे दीजिए। फिर जब वो उन्होंने मुझे टिकट दी, आपको डिजाइनिंग करनी थी, वहाँ मुझे अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन देनी थी। वहाँ रिया यानी चक्रवर्ती एक तरह से ओवरऑल पहला आपका शो था वो, जी भोपाल में। भोपाल जी। में वहाँ रिया चक्रवर्ती थे जो हाँ, वो थे जज थे, नीरज गाबा सर थे, एंड अमन वर्मा जी हैं जो आज जोधपुर भी आए हुए हैं, वो एंकरिंग कर रहे थे उधर। वाह। एंड एक लंदन के आर्किटेक्ट थे, उनका नेम मुझे याद नहीं है, बट वहाँ वो सब थे। एंड जब वो चालू हुआ था, और ये हुआ था कि जब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी तो 6 बजे की थी सुबह, वो भी डिले हो गया, 7:30 की हो गई। ओह, एंड मुझे हाई फीवर हो गया था। मैं मतलब सर्दियों का टाइम था, यानी कुदरत आपकी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा। वो 2 दिन ऐसे लगे जैसे पता नहीं 2 महीने हो गए हो। आज की रश्मि बनाना था ना उन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। जैसे ही मैं भोपाल लैंड की, मैंने कहा चलो अब थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, पूरी रात एयरपोर्ट पे निकले हैं। और मैं जैसे ही लैंड हुई, मुझे मैम का कॉल आ गया कि रश्मि आपको अभी आना है, आपको अभी की अभी यहाँ पहुँचना है वेन्यू पे। जी। मैंने गई, होटल चेक इन किया, शार्लिया रेडियो में वहाँ पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे ये भी पता पड़ा कि जो मेरे को प्रेजेंटेशन वहाँ देनी थी, तो वहाँ पे सिस्टम पे दूसरी प्रेजेंटेशन थी, वो मेरी नहीं थी। ओह माय गॉड। फिर ये भी चीज़ हुई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान ले रहे हो, एक और परीक्षा ले लो। हाँ। फिर मैंने वो भी चेंज करा, जबकि एट दी मोमेंट वो चेंज नहीं करती, क्योंकि सिमेट्री में सबकी प्रेजेंटेशन होती है उधर, एक एक बच्चे की। तो जब वहाँ पे चेंज हुई, मैंने कहा चलो फाइनली अब मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। जैसे ही प्रेजेंटेशन सबकी चालू हुई, सारे बच्चे रो के स्टेज से नीचे उतर रहे थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब कम से कम 250-300 से ऊपर लोग थे उधर। तो सबको देख के बच्चा कभी घबरा भी जाता है, कभी नहीं दे पाता है, कभी क्या। तो और डर बैठ रहा था मन में कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सबके रोते हुए देख के। बिल्कुल। और सबके स्कोर बहुत कम आ रहे थे, सबके स्कोर कम थे। फिर मेरा टर्न आया, तो जैसे ही मैं स्टेज पे जाने वाली थी, मेरे को बहुत ऐसे घबराहट सी हो रही थी, बट मैंने मैम को ये बोला, मैम एक गिलास पानी पी लेगा। और मैम पास में ही बैठे थे भोपाल, बोले हाँ बेटा। उन्होंने पानी दिया। मैं जैसे ही स्टेज पे गई, मैंने जो भी लिखा था कि मुझे क्या प्रेजेंट करना है क्या नहीं, मैंने उनमें से कुछ नहीं बोला, मैंने अपना ही बोला। एंड मैंने मतलब प्रेजेंटेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, जब भी तो हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या नमस्ते, हेलो ऐसे करके बोलते हैं। मैंने वहाँ जाते ही गड़ी खम्मा बोला। तो जैसे ही मैंने अपने सिटी को प्रेजेंट किया, तो वो लोग इतने खुश हो गए थे, इतनी तेज क्लैपिंग हुई। फिर मेरे में थोड़ा एनर्जी आई कि चलो ठीक है, अब कुछ सही हो रहा है।
फिर मैंने अपनी सारी प्रेजेंटेशन दी और सबसे हाईएस्ट स्कोर तब तक मेरा था। वेरी गुड। तो मुझे बहुत खुशी फर्स्ट हुई। सक्सेस थी आपकी जी लाइफ की। जी। और मैं फिर जब एंड आया, जब सारा जूरी टाइम आया कि अब सिलेक्शन हो रहा था, तब मेरा नाम आया, मैं फर्स्ट रनर अप थी उस टाइम। वेरी गुड, तो बहुत बधाई रिया आपको। चक्रवर्ती जी ने ही मुझे ट्रॉफी दी थी उस टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपकी एक छोटी सिस्टर हमारे साथ जुड़ गई है, अमीशा। अमीशा, आपका बहुत बहुत वेलकम, और क्या अपनी दीदी के लिए कहना चाहेंगी? Hi, myself Amisha Dhanwani, and I have an older sister like Riya Parwani. She is my true inspiration as she has done very well in her career, and I also wanted to be like her. We are proud to have a sister or daughter like her. Hello everyone, my friend Riya Parwani is a very hardworking student. She was my classmate and we used to study together. She had a very friendly nature. She was an extrovert and a social personality. थैंक यू। रश्मि जी, ये चलिए एक सफ़र है, लेकिन जब हम सक्सेस की पहली सीढ़ी पे चलते हैं जी तो हमें ऊपर और ज़्यादा छत दिखाई देती है। बिल्कुल। ये जो पहली सीढ़ी थी, उसके बाद आपके भीतर और क्या लगा कि अब मुझे ये ट्रैक पकड़ना और शिद्दत के साथ पकड़ना? फिर जब लैक्मे फैशन वीक कंप्लीट हुआ था, जब मेरा ये हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया था। जब कोविड के बाद हमारी कॉलेज वापस रीओपन हुई, तब मैंने कहा नहीं, अब मुझे कोई मेल मिस नहीं करना है। अगर कॉलेज से आ रहा है, लैक्मे हो चाहे कोई भी हो, कुछ मेल्स थे जो मैंने मिस कर दिए थे, मैंने नहीं ध्यान दिया। फिर एक मेल आया कॉलेज रीओपन होते ही कि आपको इम्प्लीमेंटेशन टीम के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उस टाइम हमारे कॉलेज में से हमने 8 बच्चे, मुझे याद है 8 बच्चों ने हमने नाम दिए थे, एंड सर ने डेट दे दी थी कि फ्राइडे को आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आप लोग कॉलेज आ जाना। और मुंबई से ही कॉल आता यानी है, पार्टिसिपेशन के लिए इंटरव्यू। जी। ओके। और मुंबई से ही कॉल आता है, ऑनलाइन ऑनलाइन बिल्कुल, वो कॉल पे ही आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो सबका इंटरव्यू जैसे होता है ना, जैसे नवीन सर बैठे होते हैं ऑफिस पे, और हम एक एक करके जा रहे थे, सबके नाम आ रहे थे। तो जैसे ही मेरा नेम आया, मैं अपना देके बाहर आ गई थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब सबका सुन रही थी, मेरे को लगा सबका अच्छा हुआ है, मेरा पता नहीं कैसा हुआ कैसा हुआ। वो होता है, वो नेचुरल एक है, मानवीय स्वभाव जिसको कह सकते हैं। जी। आई गेस मुझे अच्छे से याद है कि आप अगर अपने आप को प्रेजेंट दे रहे हो ना, आप में कॉन्फिडेंस लेवल हो, आपके वर्ड्स पॉइंट टू पॉइंट हो, तो आपको लाइफ में किसी चीज़ का डर ही नहीं कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। बहुत जल्दी आपने इतने कम उम्र में ये बातें सीख ली। जी। तो मतलब जब मेरा भी था इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्यों आना चाहते हो लैक्मे फैशन वीक में। उनका पहला आंसर ही यही था। तो मैंने यही बोला था कि यानी ये भोपाल के बाद वाला? भोपाल के बाद, ये मुंबई में जाना था मुझे। मुंबई से कॉल आया था, लेकिन जाना दिल्ली था। हफ्ते भर के लिए मुझे वहीं पे ड्यूटी देनी थी। ओके। तो जब मुझे कॉल आया कि आप क्यों आना चाहते हो हमारे पास एक हफ्ते के लिए, तब मैंने कहा कि मुझे एक्सप्लोर करना है। मैंने देखा है लैक्मे का एकदम डिफरेंट वर्ल्ड रहता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग तरह का सेट रहता है। वो ट्रेनिंग का कैनवास था पूरा, यानी या प्रेजेंटेशन था पूरे वीक? सर लैक्मे फैशन में जैसे एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, एक हफ्ते का शो, तो उसमें आपको अपनी ड्यूटी देनी होती है। जब आप अपनी ड्यूटी दे रहे होते हो, तो आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, आप उनसे कॉन्टैक्ट्स लेते हो, आप उनके ईमेल लेते हो, आप उनके नंबर्स लेते हो। यानी बहुत सारे उसके आसपास होता है जो ड्यूटी भी देते हैं, बिल्कुल, पार्टिसिपेशन भी करते हैं। बिल्कुल। जैसे उसका सर्टिफिकेट भी अगर आपको मिल जाए तो काफ़ी बड़ी बात है। वो IMG रिलायंस का सर्टिफिकेट होता है। तो फिर ये चीज़ हुई थी, तो मैंने कहा था नहीं, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है, मुझे कैसे लोग आते हैं, मुझे उनसे इंटरेक्ट करना है, मुझसे मिलना है। और मतलब उन्होंने मेरी फ्लुएंसी देखी, मेरी बात देखी, और 2 दिन बाद मुझे मैम का कॉल आया कि रश्मि यू गॉट सेलेक्टेड। तब को इतना रिलीफ हुआ कि चलो ठीक है, ये भी एक सिलेक्शन मिल गया मुझे, ये भी एक सर्टिफिकेट मेरे लग गया उसमें। फिर मैं वहाँ गई, तो मैं वहाँ इतने लोगों से, इतने सेलिब्रिटीज से मिली, मतलब जहाँ लोग आने के लिए होते हैं कि हमें भी आना है, क्योंकि लैक्मे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सेलिब्रिटी भी खुद आना चाहते हैं। बिल्कुल, लैक्मे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आप टिकट खरीद नहीं सकते, आप सिर्फ इनवाइट पे ही आ सकते हो, ऐसा। तो मैं खुश थी कि मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में हूँ। मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, सब कुछ चेंज हो गया था मेरा वहाँ जाने के बाद। जी। मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड देखने को मिला, कैसे सेट डिज़ाइन होते हैं इंटीरियर्स के। मतलब आप सोचोगे नहीं कि मतलब हर 2 घंटे में पूरा सेट अलग हो रहा था। मतलब कभी उसी सेट को स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कभी उसी सेट को एकदम गार्डन बना रहे हैं, मतलब एकदम डिफरेंट वर्ल्ड था वो। रश्मि जी, आगे बढ़ेंगे। आपकी ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमें लगता है कि रोके ना आपको। लेकिन चूंकि हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को जी पहले आप
एक बहुत सरल भाषा में ये समझाइए कि इंटीरियर डेकोरेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग होता क्या है और आज के जीवन में उसकी ज़रूरत क्या है। जी, तो जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको, इंटीरियर डिज़ाइनिंग मतलब कि आपका वे ऑफ पर्सपेक्टिव, आपकी लिविंग कैसी है, आपका ख्वाहिश कैसी है कि आपको कैसे एनवायरनमेंट में रहना है, कैसी जगह रहना है और कितनी स्पेस को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। हम आपका एक स्पेस को हम पूरा वैसा ही बना के देते हैं जैसा आपको चाहिए होता है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, सब कुछ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ये होता है। रही बात इंटीरियर डेकोरेशन की, तो जैसे कि हम घर पे फ्रेम्स लगा देते हैं, हम कहीं भी लगा देते हैं, हमें सिमेट्री नहीं पता होती है कि कहाँ किधर कितनी हाइट पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, एक प्लांट को कहाँ प्लेस करना चाहिए, वॉल हैंगिंग्स को कहाँ लगाना चाहिए, तो उसमें इंटीरियर डेकोरेशन आता है। इन सब बातों के लिए कितना ड्यूरेशन कितना है इस कोर्स का? सर देखा जाए तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, मतलब एक साल का भी होता है। कंप्लीशन की ये 3 इयर्स। 3 इयर्स जी, और डिप्लोमा तो शॉर्ट टर्म के शॉर्ट होते हैं। टर्म। अगर कोई चैलेंज आपके पास आए कि मेरे पास तो ओनली 2 कमरों का मकान है, बहुत छोटा है, बिल्कुल। कमरे भी बहुत छोटे हैं, वरांडा भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम फ्रेम भी कम है, बजट भी पता नहीं मैं कितना आपके अकॉर्डिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जी, तो आप उनको निराश करेंगे या आप उन्हें और बिल्कुल नहीं सर, निराश तो करना बनता ही नहीं है, आगे मेरे क्लाइंट है। और रही बात अगर उनका ये भी होता है कि ये छोटा है, उनको अगर स्ट्रेस रहता है कि हम कैसे होगा, एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी कैसे करेगा, वो भी जैसे वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग, तो एक रहता है माइंड में कि एक इंटीरियर डिज़ाइन तो वो भी कैसे करेगा, इतनी छोटी स्पेस है, इतना कम बजट है। बट मैं उनको निराश बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं उल्टा उनको और हिम्मत दूंगी कि आप मुझ पे भरोसा करो और आप मुझ पे काम छोड़ दो, आपका घर आपको जैसा चाहिए आपको मैं वैसे एकदम रेडी करके दूँगी। वेरी गुड। तो आजकल क्या इसकी तरफ लोगों का ध्यान गया है कि इंटीरियर डेकोरेशन के साथ आगे बढ़ें या कोई डिज़ाइन लेके आगे बढ़ें, अपने घर को मैनेज करें? क्या आप लोगों में इसकी क्या फर्टाइल क्या हो रहा है अभी सर ये हो रहा है कि मतलब आई गेस एक कंपटीशन सा हो गया है। हम जब भी किसी इनॉग्रेशन पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, घर का हो, रेस्टोरेंट का हो, कैफ़े का हो, तो हम जब पहले जाते थे ना तो हम ये बोलते थे किससे बनवाया, हम अगले को यही बोलते थे किससे बना था। अब अगर कोई भी जाता है ना तो मैं सुनती हूँ लोगों का, बोलते हैं लोग कि डिज़ाइनर कौन था आपका। तो मुझे ये वे ऑफ चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक गैप आ गया मतलब दोनों की चीज़ में कि अब लोगों को पता पड़ गया कि एक डिज़ाइनर कौन है, एक आर्किटेक्ट कौन है और एक इंजीनियर कौन है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब एक डिज़ाइनर का अगर किसी को आ रहा है तो ये सिर्फ कॉन्टैक्ट्स, अब मेरी भी फील्ड ऐसी कि मुझे कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स का खेल है सारा। अगर मेरे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो, मेरा काम अच्छा हो, मेरा नाम अच्छा हो, तो लोग मुझे यूँ ही याद करेंगे। चलिए, आपकी एक फैकल्टी हमारे साथ जुड़ गई हैं, विनीता मेहता। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्या कहना चाहेंगी आप रश्मि जी के बारे में? रिया परवानी हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती रहती थी, उसकी ड्राइंग्स, उसका वर्क काफी डिटेलिंग में था एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू विनीता जी। रश्मि जी, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि अभी एक डेवलपिंग स्टेज पे है इंटीरियर डेकोरेशन, और अगर मैं ये कहूँ कि पढ़े लिखे लोगों को भी अभी पूरी इसकी मालूमात कम है जी, तो हम कैसे उन्हें कन्विंस कर पाते हैं? कब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास चालाकी कोई आए जी, कि हमारा ये काम करना है, फिर हम एक इसका एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं? जी। तो अगर जैसे मेरे पास कोई ऐसा आता है जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो जैसे मैं जब फर्स्ट डे कॉलेज में गई थी, मुझे कैसे उन्होंने नॉलेज दी थी इंटीरियर क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट डे कि मुझे इंटीरियर क्या होता है। मुझे एक एक चीज़ की नॉलेज दी गई, मुझे मेरे फैकल्टी ने पूरी हेल्प की कि कैसा इंटीरियर होता है, क्या होता है। इतनी नॉलेज, इतनी डीप नॉलेज मतलब कोई नहीं दे सकता आपको, जो मेरी कॉलेज ने मुझे दी है। जहाँ तक मैंने भी लोगों के पर्सपेक्टिव सुने हैं, तो अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं भी उनको वहीं से बताऊंगी जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने जहाँ से अपना काम स्टार्ट किया, मैं उनको अपनी सारे प्रोजेक्ट्स बताऊंगी कि हम ऐसे काम करते हैं, हम ऐसी ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम आपके साथ पहले आप उनको ड्राइंग बताती हैं कि मैं आपकी ये तो स्पेस है, बिल्कुल, ये आपका बजट है जी, ये आपकी डिमांड है जी, उसके अकॉर्डिंग जी। तो इसमें कोई जैसे घर है ना, एंट्रेंस अलग होती है,
ड्राइंग स्पेस अलग होती है, डाइनिंग स्पेस अलग होती है, बालकनी स्पेस अलग होती है, वरांडा स्पेस और रूम स्पेस और किचन। तो इनको अलग अलग डिजाइन दी जाती है या ये कैसे, इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है? सर जैसे अलग अलग डिज़ाइन तो हम देते ही हैं। सबसे पहले हम उनको ऑटोकैड फाइल देते हैं, उनको पहले 3D बताते हैं कि आपका जब पूरा रेडी होगा आपका व्यू ऐसा दिखेगा। जब वो उसको अप्रूव कर देते हैं तो हम 2D ड्राइंग पे आते हैं, जो ड्राइंग्स हमें लेबर्स को देनी होती है। तो उसी पे हम डिटेल वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर किचन है तो मैंने किचन का अगर उनसे डिज़ाइन अगर अप्रूव कराया तो उसके बाद मैं उस पर डिटेलिंग वर्क स्टार्ट करवाऊंगी। मैं उनकी एक एक चीज़ बताऊंगी, कहाँ कैसा मटेरियल लग रहा है, किस कलर का लग रहा है, कौन किस पे कैसे काम करेगा। तो ये सब पर्टिकुलर डिटेलिंग निकलती है, मतलब सबकी एक साथ नहीं निकलती। जैसे पहले हम देखते थे कि लोग अपने घर पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, फिर बीच में एक दौर आया कि जिसमें हर जगह अलग अलग कलर्स आने लगे, मल्टी कलर्स। अब वापस हम लाइट कलर्स की तरफ, शायद मुझे इतनी जानकारी ना हो, लेकिन जहाँ तक जानकारी है वहाँ लोग वापस लाइट कलर की तरफ मुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे? जैसे ड्राइंग रूम का कलर अलग है, बेडरूम का अलग है, स्टडी रूम का अलग है, लिविंग रूम का अलग है, ये क्या इसका एक क्या रहती है, टेक्निक क्या रहती है? आपका कहना सर एकदम सही है कि पहले हम ये ऐसे कलर्स यूज़ करते थे वैसे, क्योंकि सर पहले डिज़ाइनिंग नहीं होती थी। पहले हमारे पास इतने मटेरियल्स नहीं थे, पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, तो सब कलर करवा देते थे। अब लाइट कलर्स में इसलिए सब ने अपने आप को पुश किया क्योंकि सर अब पैनलिंग आ गई, अब वॉलपेपर्स आ गए, अब डिज़ाइंस आ गए, अब मिरर डिज़ाइंस आ गई। मतलब हर चीज़ के लिए एटलीस्ट एक रूम में, अगर आप आज के टाइम में अगर आप किसी साइट पे जाते हो, कम से कम आपको पर रूम में 1 या 2 फोकल पॉइंट दिखेंगे। एक अगर 2 अगर डार्क कलर की फोकल पॉइंट है तो बाकी पूरे रूम का कलर लाइट ही होगा। एंड मोस्टली अब सब वाइट ही प्रीफर करते हैं। चलिए, अब सपोज एक क्लाइंट आपके पास आता है जी, उसे कुछ नहीं पता जी, और वो आपको कहता है कि रश्मि जी, मुझे अपने घर का पहले तो आप अपनी नज़र से देखिए, इसे मैं कैसे बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले? हुआ है सर ऐसा कि क्लाइंट्स ऐसे बुलाते हैं एंड फिर कहते हैं कि अच्छा हमारा ये रूम है, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें भी हम रूम चाहिए, हमें ऐसी स्पेस चाहिए। तो मैं उनको, जब मैं उनको बताती हूँ, उसको बोलते कंसल्टेंसी। तो जब एज अ डिज़ाइनर मैं उधर जा रही हूँ तो मैं उनको पूरी कंसल्टेंसी देती हूँ कि अगर मैं इस पे ये काम करूँगी तो मैं आपके रूम में ऐसा चीज़ करूँगी, मैं इसमें ये बदलाव लाऊंगी, मैं इसको हटवा के यहाँ पे ये करवाऊँगी, इसको कलर को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम ये ऐड ऑन कर देंगे। तब उनको समझ आते हैं कि अच्छा ठीक है। तो क्या क्लाइंट जो आपने सजेस्ट किया उसको एज इट इज मान लेते हैं या उस दौरान उनका भी थॉट जागृत होता है? नहीं, उनका थॉट भी जागृत होता है और सब क्लाइंट है तो उनके भी आइडियाज़ हमें सुनने होते हैं। जहाँ तक वो उनके आइडिया हम पे हम वर्क कर पाते हैं हम करते हैं, बट मैं एक डिज़ाइनर हूँ, अगर मैं उनकी आइडिया पे काम करूँगी तो मैं डिज़ाइनर कैसे रही? तो मैं उनको बोलती हूँ आपके आइडिया, उनके ही आइडिया से मैं अपने एड ऑन्स करके उनको डिज़ाइन प्रेजेंट करती हूँ। पेशेंसली सुनना पड़ता है, बिल्कुल, ताकि और वो भी कन्विंस कर सके। जी, ताकि वो भी सेटिस्फाइड रहे और मैं भी अपने काम में सेटिस्फाइड रहूँ। अब तक आपने प्रैक्टिकली क्या क्या डिजाइन किया है या क्या क्या इंटीरियर डेकोरेशन किया है, लाइक लोगों के घर, होटल्स या और कोई? सबसे पहले तो सर मैंने खुद का अपना घर किया था। तो अभी घर पे कोई भी आता है तो मम्मी पूछते हैं सब कि किससे करवाया, फ्री लेबर यही कह सकते हैं कि आपको पढ़ाया उन्होंने। तो मॉम डैड बहुत प्राउडली कहते कि नहीं सब हमारी बेटी ने किया है, तो मुझे बहुत खुशी नेचुरली है। अगर ऐसी हीरा बेटी घर में हो, दूसरों को क्यों बुलाया जाएगा? तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है उस चीज़ के लिए कि हाँ चलो मैंने उस चीज़ का किया। फिर उसके बाद मैंने एक मेकअप स्टूडियो किया था एंड देन उसके बाद मेरे पास एक प्लानिंग आई, वो किया। ऐसे मैंने किचन्स भी कर रखे लोगों के अलग से, मैंने कैफ़े डिज़ाइनिंग भी कर रखी है एंड मैंने बंगलों का एलिवेशंस भी दे रखे हैं। तो जैसे आपने खुद बताया कि बेंगलोर के एलिवेशन और कैफ़े स्टूडियो या फैशन स्टूडियो, जी, इन सब में क्या फ़र्क है और क्या अलग अलग डिमांड क्या क्या होती है?
डिमांड तो सर जगह के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने मेकअप स्टूडियो किया था, तो उनकी डिमांड्स थी कि मुझे इतने लोगों की सिटिंग अंदर चाहिए। मेकअप स्टूडियो है तो वाकिफ सी बात है कि लाइटिंग भी फिर वैसी चाहिए। फिर उनकी लाइटिंग पे मैंने पूरा ध्यान दिया, उनके इंटीरियर पे एकदम ध्यान दिया कि एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब वो लगना चाहिए एंटर होते कि हम एक मेकअप स्टूडियो में एंटर हुए हैं। उनके मिरर्स मैंने उस अकॉर्डिंग किए जैसे उनकी चॉइस थी, उनका स्टोरेज मैंने उस अकॉर्डिंग प्लान किया। यही अगर मैं एक बेडरूम कर रही होती तो मैं लाइट्स उतनी नहीं रखती जितना उस स्टूडियो पे थी। मैं उन कलर्स को वैसे नहीं लेती जैसा वहाँ था, एकदम लाइट कलर्स देती, वहाँ पे एकदम ब्राइट कलर्स थे। एंड वहाँ पे मतलब एक सूदिंग, एक कंफर्टेबल प्लेस बनाती मैं एक वहाँ पे बेडरूम। रश्मि जी, जैसे आपने 3 साल की इंजीनियरिंग की है ना, फैशन डिजाइनिंग, तो जब आप अपना ये सारा एप्लीकेबल होता है ना, फैशन डिजाइनिंग का, या तो क्या आप अकॉर्डिंग टू स्टडी या आपके खुद के ओन थॉट भी होते हैं जो प्रैक्टिकली एक अलग होता है? कभी कभी हम देखते हैं कि जो हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में काम नहीं आता, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो आपको ये क्या चैलेंजेज आते हैं? सर ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने चीज़ नोटिस की, मतलब हमें फैकल्टी अगर बोलती थी ना कि जाओ सर्वे करो, प्रैक्टिकल रहो, देखो चीज़ें कैसे बनती कैसा होती है, हम उस टाइम करते थे ठीक है कर लेंगे। बट अब एक्चुअल में लग रहा है कि थ्योरी इतना नहीं होती जितना प्रैक्टिकल काम आता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, हर दिन नई चीज़ है, हर दिन नया मटेरियल है, हर दिन एक नया ट्रेंड है। तो इसमें मतलब अगर आप अपनी थ्योरी लेके चलोगे तो आई गेस आप वहीं रह जाओगे। आपको इसमें आपको अपग्रेड करना ही होगा, आपको अपने लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाना है, आपको जा जा के पता करना है कि क्या हम मटेरियल मार्केट में आया, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग ज़्यादा क्या लेना पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ कितने की मिल रही है, कितने बजट में मिल रही है। तो ये चीज़ में मैं बोलूँगी कि ये प्रैक्टिकल ही है। अगर थ्योरी इस पे काम आती तो है वास्तु। ओके, हाँ, वास्तु की आपने बात करी, तो वास्तु एक ऐसा शब्द है जो ऐसा लगता है कि इसमें एक स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, बिल्कुल, और वाकई ये वहाँ से ही शब्द आया है जी। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में वास्तु और इंटीरियर डेकोरेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग, इनका क्या कॉम्बिनेशन है, और वहाँ वास्तु को आप कैसे यूज कर पाते हैं? सो जैसे काफ़ी क्लाइंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो वास्तु नहीं मानते हैं, और काफ़ी ऐसे होते हैं जो वास्तु अच्छे से मानते हैं। तो जो वास्तु नहीं मानते हैं उनको एटलीस्ट हम 3 चीज़ें हम वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करते रहे, जो कि है घर के सारे वॉशरूम्स, घर का मंदिर, घर का किचन और घर का पानी का टैंक। ये 4 चीज़ें तो हम देते ही देते हैं, एटलीस्ट उनको पता नहीं हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कभी किसी की लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए। तो उसमें ये कॉर्नर्स वास्तु के अकॉर्डिंग जैसे दिशाएं या क्या क्राइटेरिया? नहीं सर, बिल्कुल जैसे 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें सारी प्लेसमेंट उनको देनी होती है। रही ये तो सर प्लानिंग की बात आ गई कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम ये डिवाइड कर देते हैं। ओके। फिर रही बात अगर इंटीरियर की, तो उसमें भी होता है कि बेड वास्तु के हिसाब से प्लेस होना चाहिए। एंड अगर जैसे कहते हैं कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। अगर अब मैं डिज़ाइनिंग के पर्पज से प्लान कर दूँ तो वो चीज़ भी गलत है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग गलत है, और जो मानता है उसके लिए भी गलत है। तो काफ़ी चीज़ें हम खुद नोटिस करते हैं, हम खुद क्लाइंट को बताते हैं कि नहीं सर ये वास्तु के हिसाब से। इसके टूल्स क्या है कि आपको लगेगा कि ये वास्तु बिल्कुल सही है या गलत है? कोई टूल्स तो होगा? ओनली कंपास जी। ओके, तो जैसे किचन की जो लोकेशन है, अब मान लीजिए आपकी सपोज किसी का घर है और उसका घर उस वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, और आपको एक टेम्परेरी चेंज करना है ताकि उसके वास्तु के अकॉर्डिंग ट्रैक पे आ जाए, वो कैसे पॉसिबल है? तो सर जहाँ जैसे कि एक जहाँ किचन होना चाहिए वहाँ ड्राइंग रूम है, और जहाँ ड्राइंग रूम में किचन है, तो मैं उनको स्वैप कर दूंगी। ओके। मतलब जो जहाँ पे उनका ड्राइंग रूम है वहाँ पे पानी के कनेक्शंस हटवा के मैं उसको किचन में ले आऊँगी। एंड फिर उसको वैसे ही डिज़ाइन करूँगी जैसे वो ड्राइंग रूम होना चाहिए, और किचन को वैसे ही इसके अकॉर्डिंग हो जाता है, टेम्परेरी भी हो जाता है। अभी के टाइम में नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब क्लाइंट का जैसा बजट है, जैसा मतलब लग्जरी या मिनिमम, हम दोनों पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा रश्मि जी, आगे बढ़ते उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हैं जी, ब्रदर सिस्टर सपोर्टिव हैं, लेकिन हमने देखा है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ
ये कहें कि ऑर्थोडॉक्स भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आसपास कई बार रिलेटिव्स वगैरह भी क्या इस लड़की को इस फील्ड में भेजा है, इसको कुछ नहीं, क्या ऐसी चैलेंजेस आई है आपके साथ अब? बिल्कुल आई है सर। ऑब्वियसली हम जिस शहर में रह रहे हैं यहाँ पे अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज है जो ऑर्थोडॉक्स है, आज भी हैं। तो मेरे को लगता है कि मतलब अगर आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप अपने बच्चे को अगर वो बोल रहे हो कि नहीं यही करना है, नहीं यही करना है, यही बनना है, तो आई गेस वो चीज़ वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि उसकी उसमें रुचि ही नहीं है। वो चीज़ वो करना ही नहीं चाह रहा है, फिर भी आप उसको पुश करोगे कि नहीं करना ही है, आई गेस वो एक नहीं कर पाएगा, उसको कभी लाइफ में सक्सेस ही नहीं मिल पाएगी। तो मेरे पेरेंट्स को अगर कोई आके कहता है कि क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हमने सुना ही पहली बार है, क्या करवा रहे हो, अच्छा ये करवाते, अच्छा वो करवाते, तो मेरे पेरेंट्स के इतना ही रिप्लाई रहता है कि एटलीस्ट हमारी बेटी ने आज जितना नाम कमाया ना, उतना हमें नहीं सुनने ये तो में आज की पोजीशन में, आज जब आप उसमें थी इनिशियल स्टेज पे जी, तभी जब तक नाम नहीं हुआ था तब तक काफी अड़चने आई होंगी। जब फर्स्ट ईयर ही था, जब मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट ईयर में लैक्मे फैशन वीक देखने गई थी सिर्फ, तो तभी मेरी मॉम ने आदत होती है पेरेंट्स की, स्टेटस लगा देते प्राउडली कि मेरे बच्चा यहाँ गया, मेरे बच्चा इससे मिला। तो जब मम्मा ने स्टेटस लगाए थे तब भी मतलब उन्हीं लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जिन्होंने मतलब बोला था कि आपने क्या इंटीरियर फील्ड चूज किया। सबसे पहले कांग्रेस वही करते होंगे, कांग्रेचुलेशन, एंड दे वर लाइक वाह रिया यहाँ पहुँच गई, वाह रश्मि यहाँ पहुँच गई, वाह रश्मि उनसे मिली। तब से मेरे पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं हुआ। आज भी मेरे मॉम डैड कहते हैं हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा है। बिल्कुल। रश्मि जी, आपकी नज़र में जी, आपकी एक पर्सनालिटी रश्मि, तो रश्मि को उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या देखती हैं रश्मि के अंदर कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? सर मुझे अपना सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, मुझे ये लगता है लाइफ में आपकी कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कितना भी कुछ भी आ जाए, ऊंच नीच हर उसमें होती है, हर घर में होती है, हर रिश्ते में होती है, हर चीज़ में होती है, आपकी लाइफ में होती है। तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी सीखी और मेरा पॉजिटिव पॉइंट मानती हूँ कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब तक आपके पास जितना आप उसमें अगर चीज़ों में एक्सेप्टेंस करना सीख जाओ ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान हो। बिल्कुल। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप उसी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस में रहोगे, उसके पीछे भागते रहोगे, जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर भागती है। तो इससे बेटर आप एक्सेप्टेंस करो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उस पर आगे ध्यान दो। और रश्मि के अंदर वीकनेस क्या देखती हैं? वीकनेस ये देखती सर, होता है ह्यूमन नेचर, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जल्दी बुरी लग जाती है। तो मुझसे गलत सहन नहीं होता, मैं कभी गलत सहन नहीं कर पाती। तो अगर मुझसे होता भी नहीं है तो मैं कभी ये नहीं हुआ कि मैं अगले को जाके वैसा करूँ, नहीं, मैंने चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और जहाँ मुझे अपना, तो ये तो आपकी क्वालिटी हो गई। बिल्कुल, और जहाँ मुझे अपना डिस्टेंस चाहिए मैं वहाँ डिस्टेंस ले लेती हूँ। ओके। बस जैसे आपने अब तक लैक्मे फैशन वीक का जिक्र किया, इसके अलावा और ऐसा क्या था जिसमें आपको लगा कि ये शो इसने भी मेरी लाइफ में टर्न दिया है? सर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरी लंदन। तो नवीन सर ने ऐसे बताया था कि हमारे पास, वो कैसे, वो लंदन की पूरी यात्रा हम चाहेंगे कि बहुत अलग है। हाँ, 3 वो साल पूरा बताइए। 3 साल जब मैं कॉलेज में थी, मुझे लंदन के बारे में कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी होता है हमारे कॉलेज से कि आप बच्चे जा सकते हैं। यानी इससे पहले आपने विदेश के खाली नाम सुने थे? एग्जैक्टली। मतलब तो जब मैं गई थी तो मैंने कहा, मैं सर से ऐसे मिलने गई थी, आई गेस मुझे अच्छे से याद है। तब सर ने कहा था कि तुम लोग लंदन क्यों नहीं जाते? मैंने कहा सर लंदन, मैंने कहा सर ये कब हुआ? तो सर ने कहा अरे बेटा आपने मेल चेक नहीं किए, हमारे कॉलेज से हमेशा बच्चे लंदन या LA जा सकते हैं। वाह। तो मैंने कहा सर मुझे जाना है। तो सर ने कहा पासपोर्ट है? मैंने कहा सर बिल्कुल है। फिर ये ठीक, सर ने कहा ठीक है नेम्स दे दो और आगे बात कर लो। मुझे बिल्कुल तब तक भी नहीं लगा था कि मैं लंदन जा पाऊंगी। एंड हमारी जो कॉर्पोरेट ब्रांच है वो चंडीगढ़ में है, INFD चंडीगढ़। तो सर ने मुझे वहाँ के किसी का नंबर दिया। सर ने कहा एक बार इनसे बात करके देखो, लंदन के बारे में पूछो कि एटलीस्ट है क्या, क्योंकि आई गेस मैं जोधपुर से मैं 3rd स्टूडेंट हूँ जो जा रही हूँ, मतलब जो जाके आ गई। इससे पहले काफी की थी दोनों जी बिल्कुल। एक फैशन के थे, एक इंटीरियर के थे आई गेस, और वो काफ़ी साल पहले गए थे उस टाइम। तो अभी ये हुआ था कि मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आगे कॉल किया, उन्होंने बताया कि अच्छा लंदन में आपको ये होगा, वो होगा, ये होगा। और एक्साइटेड, अब तो मुझे जा रहा है। फिर मैंने घर पे बोला कि
हुआ ये था कि एक्चुअली हमारा बिजनेस और आप फील कर रही थी कि मैं इनके ट्रैक के अकॉर्डिंग हूँ? हाँ, और मतलब वो भी डर नहीं था कि जोधपुर से कोई साथ नहीं चल रहा, मैं अकेले कैसे करूंगी। कोई वो था ही नहीं, मतलब ठीक है। ये सवाल हर जगह आता है। बिल्कुल। अगर आप बॉम्बे भी जा रही हैं तो आपको सवाल आएगा कि मेरे घर से या कौन साथ है, एक होता है। नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पापा ने हमेशा स्ट्रांग बनाया हम बच्चों को, तो हम अकेले भी ट्रैवल कर लेते हैं, उनको कोई डर, उनको पता है कि हमारे लड़के हैं, ये हम अपना मैनेज कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू। आपके पापा को भी मैं थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक बेटी को बेटा तैयार किया। मेरे डैड अभी अफ्रीका है, बट ये इंटरव्यू जरूर दिखाना है मुझे उनको। हाँ, वो तो पहुँच जाएगा, लिंक भेज दीजिएगा उनको। तो फिर ये चीज़ हुई थी एंड सर मैंने उनसे बात कर ली, और मैं जैसे ही घर आई, अब मैंने कहा मैं घर वालों को क्या कहूँ, मैंने कहा लंदन तो जाना है और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है लंदन जाने का। तो मुझे मेरे भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। भैया है, भैया ने बोला कि तूने काफ़ी टाइम से मुझसे कुछ गिफ्ट नहीं लिया है, चल कुछ मांग ही ले, फ़ोन चाहिए तेरे को, फ़ोन तेरा पुराना हो रहा होगा। मैंने कहा नहीं भैया, एक बात कहूँ। भैया बोलते हाँ बोल, कि मुझे लंदन जाना है। कि लंदन कि घूमने? मैंने कहा नहीं, 1 मंथ का कोर्स है, इंटीरियर कोर्स है, एंड मुझे स्पेशलाइजेशन इन इंटीरियर स्टाइलिंग में है, तो मुझे जाना है। भैया ने कहा अच्छा फिर कितने का पैकेज है? मैंने कहा इतने का पैकेज है। कि बस कि जा। और मतलब वो सिर्फ इतना इजीली जो उनका जा था ना, मतलब इतना हैप्पी हो गई थी मैं, इतना अच्छा मोमेंट था। एंड फिर आगे प्रपोजल उन्होंने ही रखा होगा घर पे। हाँ नहीं, फिर मम्मा साथ ही थे, मम्मा के सामने ही बात हुई थी। एंड फिर जो टीचर हमसे कनेक्टेड थी लंदन के लिए, तो उनका कॉल आया कि रश्मि मैं आपका इंटरव्यू, वो वहाँ पे इंटरव्यू बुक कर रही हूँ आपका वीज़ा के लिए, तो आपको जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैम का आई गेस कुछ सर्वर डाउन था उस दिन, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं उस दिन कि इंटरव्यू का बुकिंग हो चुका है, जो कि कल का है। अरे और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मैम से पूछ कर, वो तो ठीक है, मैंने मैम को कॉल कर दिया, मैंने कंफर्म किया 9 बजे कि मैम वो बुक हो गया क्या? मैम ने कहा बुक हो गया, आप दिल्ली में नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो जोधपुर हूँ। मैम ने बताया नहीं? मैम ने कहा बेटा कल आपका इंटरव्यू है। एंड देन मैंने 1 घंटे में मैंने फ़्लाइट बुक की, एंड मैंने नवीन सर से मिल के गई थी मैं कि सर मुझको डॉक्यूमेंट्स दे दो। सर ने डॉक्यूमेंट, सर ने मुझे ऑल द बेस्ट बोला, एंड उनका आशीर्वाद लेके मैं गई। फिर वीज़ा के लिए जब इंटरव्यू वगैरह हुआ, मैं वापस जोधपुर आई। लगा बहुत टाइम हो गया, क्योंकि यूके का वीज़ा टच वर्ड काफ़ी लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। मतलब हम लोग 40 बच्चे थे वहाँ पे लंदन में, पूरे इंडिया से हमारे बैच में, बट जहाँ तक हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि टोटल आप 50 थे, मतलब कि 10 लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। तो फिर मुझे डर था कि क्या होगा। 3 महीने हो चुके थे, वीज़ा आया नहीं। 3 महीने बाद कॉल आया कि मैम आपकी डिलीवरी है पासपोर्ट की, एंड मैं खुश हो गई कि चलो फाइनली वीज़ा आ गया। फिर वीज़ा आया और बस दिसंबर में हम लोग लंदन गए। सो वहाँ पे क्या रहा आपका? तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 साल इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखी थी, मैंने इंटीरियर के रिलेटेड मैंने डिटेलिंग सीखी थी, सब कुछ सिखाया मुझे। बट वहाँ इंटीरियर अलग है, मतलब वहाँ इंटीरियर इन स्टाइलिंग बताया। जैसे आज भी इंडिया में यहाँ पे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर आपको बोलेंगे कि इस पर आप प्रैक्टिकल करो कंट्री के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। वहाँ ऐसा था जैसे हम क्लास में बैठे हैं ना, अगर सर ने हमें एक टॉपिक पढ़ाया, जाओ जल्दी फ़ोटोज़ लेके आओ, फिर हम वापस 10 मिनट में आते थे। फिर एक थ्योरी प्रैक्टिकल एक ही प्रॉपर, मतलब पूरा प्रैक्टिकल। इवन उनके असाइनमेंट्स कैसे होते थे कि ऐसे नहीं आपको गूगल से निकाल के सब कुछ करना है, वो आपको एक जगह का नाम एड्रेस देते थे, आपको वहाँ जाना है, आपको ब्रोशर्स इकट्ठे करने हैं, आपको सैंपल इकट्ठे करने हैं, और अब वो लाके आपको मुझे दिखाने और उस पर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ आपकी यात्रा अकेले हुई थी भी? सर मैं बिल्कुल लंदन तक मैं बिल्कुल अकेली गई थी। एंड फिर वहाँ जाके मुझे पता पड़ा कि यहाँ इंडिया से ये बच्चे हैं, मेरे बैच में इतने बच्चे हैं, फैशन में इतने बच्चे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब कोई डर नहीं था ये वो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी न्यू फ्रेंड्स बनाने में। तो आप जैसे लंदन पहुंची और आप ने वहाँ अपना आप सब कांटेक्ट किए, कहाँ आपके रेजिडेंशियल था, क्या था? सर मैं लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स में थी, तो मेरा एडमिशन उसी स्कूल में था, उन्हीं के फैकल्टीज थे। टेम्स? लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स। ओके जी। तो टेम्स भी वहाँ नदी है ना, इसलिए। तो LST में हमारा एडमिशन था, वहाँ की फैकल्टीज थी। तो हमारा जो स्टे था एक हॉस्टल में था। ओके। तो हॉस्टल में स्टे था, जहाँ वहीं पे सारी फैसिलिटी थी, नीचे क्लासरूम्स बने हुए थे, हमारे रूम्स भी उधर ही थे, और सब स्पोर्ट एरिया भी उधर ही था, थिएटर भी था, एवरीथिंग वाज लाइक देयर। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी। एंड 2-3 इंडियन फैकल्टी भी थे हमारे साथ, 2 फैकल्टी चली थी, एक मुंबई से और एक इंदौर से। तो दोनों फीमेल टीचर्स थी, तो वो भी थी, उनका भी सपोर्ट था। बट वहाँ की जो एजुकेशन है ना, मतलब सर
नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं चाहूँगी कि हर इंडिया की हर स्कूल में अगर ऐसी एजुकेशन हो ना, तो बच्चे को कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो, बच्चे को कभी कोई स्ट्रेस ही नहीं हो। वहाँ का क्या आपको अनुभव क्या रहा कि जब आपने शो किए या सो जैसे मैं लंदन गई थी तो वहाँ पे मतलब जब टीचर्स हमें असाइनमेंट देते थे तो हम जा के सुनते थे। अगर हमें यहाँ अगर कोई बोले तो हमें शायद हम कभी जा ही नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए एक आर्किटेक्ट की जर्नी कैसी रही है, उन्होंने कैसे इतना नाम कमाया, उन्होंने कैसा इतना फेम किया। वहाँ पे जब हम जा के ब्रांड्स के बारे में पूछते थे ना, तो अपने ओनर की पूरी डिटेल देते थे। हमारा ओनर यहाँ से आया, उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, उन्होंने ये बनाया और उनका एक यही सिग्नेचर डिज़ाइन था। जब मैं वहाँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड क्या फील होता था कि मोस्टली 50 या 60% चीज़ें अगर वो जो हमें मटेरियल बता रहे थे ना, वो इंडिया से थी। अरे वाह, वेरी गुड। सबसे अच्छा मुझे जो प्राउड फील हुआ, मतलब वो जो कपड़ा सेलेक्ट कर रहे सोफे के लिए, किसी चीज़ के लिए जूट, मतलब एवरीथिंग वाज फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया का जो इंटीरियर डेकोरेशन और डिजाइन है वो बहुत ज़्यादा नया नहीं है, यानी एस्टेब्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है सर। इवन आउट ऑफ इंडिया के अगर लोग वो बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया से स्टफ लेके जा रहे हैं। मतलब ये तो हम सब के लिए बहुत प्राउड फीलिंग था। एंड जब मैम हमें एक सर्वे के लिए लेके गई थी कि चलो मैं आपको एक जगह घुमाती हूँ, एक बहुत बड़े डिज़ाइनर है, उनका स्टूडियो, मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे सेम ऐसी राउंड टेबल पड़ी थी। तो जब मैं राउंड टेबल देख रही थी एंड वहाँ पे वो लिखा हुआ था कि वो कहाँ से आई है, तो मैंने कहा, मैं एकदम से चिल्लाई कि ताजमहल से है। एंड जो मेरे से टीचर थी वो वहीं की थी, यूके की, उन्होंने कहा कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया दैट दिस इज फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज फ्रॉम ताजमहल। जबकि वो उन्होंने ताजमहल विजिट कर रखा है आज से 2 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ। पर उन्होंने बोला कि मैं हर साल हर महीने आती हूँ स्टूडियो पे, बट मैंने नोटिस नहीं किया ना आपने नोटिस किया। क्या बात। तो उनके लिए भी काफ़ी उस टाइम में मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि इंडिया, चाहे आप किसी भी देश के कोने में चले जाओ, इंडिया हर जगह है। वाह, हर जगह, हर दिल में, मतलब इंडिया। क्या बात है, क्या बात है। और वो बिल्कुल मुझे वो जो राकेश थे हमारे सबसे पहले जो अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने कहा था कि सबसे ऊपर से हमें कुछ अच्छा दिखाई देता है तो हमारा भारत है, इंडिया है। बिल्कुल। और आपने भी लंदन से ये कहा कि मुझे प्राउड हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक आपकी बात का ऐसा लग रहा है कि हम ख़त्म ना करें, लेकिन तो रवि मनोज साहब हमसे जुड़ गए हैं। रवि मनोज साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? रिया पारवानी मेरे साथ ही पढ़ती थी, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, सपोर्टिव नेचर की थी। और अभी हाल ही में वो लंदन जाके आई है, तो उसने उसके वो एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किए। उसके साथ काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सर। रश्मि जी, एक प्रश्न जो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में है कि इंटीरियर डेकोर जैसे फैशन डिजाइनर है, वो तो स्टेज शो पे अपना फैशन का शो करता है, एक इंटीरियर डेकोरेटर वाला या इंटीरियर डिजाइनर वाला वो क्या शो करता है स्टेज के ऊपर? उसका क्या जो प्रेजेंटेशन होता है, परफॉर्मेंस होती है, वो क्या होता है? सर, इंटीरियर डिज़ाइनर का मेन फोकल पॉइंट रहता है सेट डिज़ाइनिंग। ओके। जब एक गेस्ट एंटर हो रहा है फैशन शो के लिए, तो कपड़े तो बाद में देखेगा, सबसे पहले वो सेट देखता है। और सेट देखते ही उनको पता पड़ जाता है कि कपड़े कैसे होंगे। तो वो जो सेट आप दिखा रहे हैं जी, तो उसमें वो जो पर्सन है, यानी आप हैं सपोज, ठीक है, तो वो खुद भी स्टेज पे रहेंगे या उसको? नहीं सर, उनका काम ओनली डिस्प्ले है। एंड उनका काम है कि पूरा मैनेजमेंट देखना कि जहाँ जब जो रैंप वॉक के लिए आएंगे कहाँ कैसे लाइट फोकल करनी होती है। वो रैंप वॉक क्या है इंटीरियर डेकोरेटर का? तो रैंप वॉक ये होता है कि सर बैक स्टेज से जब आते हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा कि रैंप वॉक हमेशा स्ट्रेट होती है। बट अभी के टाइम में अगर आप रैंप वॉक्स देखोगे ना सर, नेक्स्ट लेवल है। मतलब स्ट्रेट नहीं है, या तो इन्फिनिटी के शेप में, या राउंड है, या ट्राइंगल है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक शेप्स यूज़ कर रहे हैं उसमें। आई गेस पहले शायद ये माइंड नहीं लगा पाता होगा कोई कि इसमें शेप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी वॉक करवा सकते हैं। तो जब ये चीज़ हुई थी तो मतलब अभी भी जब मैंने सेट देखे थे तो मतलब सर सब अलग अलग शेप्स के थे, अलग अलग सेटअप था। अगर एक फ्लावर भी यूज़ हो रहा है, अगर आप उसको टच भी करोगे ना, वो भी रियल है। तो ये यूके में या इंडिया में भी यही? इंडिया का ही बता रही हूँ सर। यूके में मैं स्टाइलिंग था मेरा। तो जो मेरे को लास्ट फाइनल असाइनमेंट मिला था वहाँ पे, हमारा कोर्स ख़त्म होने से पहले, तो मैं एक राइटर थी। तो मुझे एक रोमांटिक राइटर का मिला था। तब मैंने एक वहीं पे हमारे हॉस्टल का एक कॉर्नर यूज़ किया था और हम कुछ स्टफ परचेज करके लाए थे। मैंने उनको डेकोरेशन किया, उसकी पिक्चर मैंने आपसे शेयर भी की है, उसका शूट भी हुआ था। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स देखेंगे अभी। ज़रूर सर। जी।
रश्मि जी, एक जाते जाते ये प्रश्न है कि एक इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग का फैशन डिजाइनर से क्या कनेक्टिविटी रहती है? कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी आपके भीतर रहती होगी। नहीं सर, अभी वो तक बिल्कुल तो एक अलग फील्ड। बिल्कुल सर, फैशन एकदम डिफरेंट फील्ड है और इंटीरियर एकदम डिफरेंट फील्ड है। एक फैशन और टेक्सटाइल और ज्वेलरी को आप फिर भी कनेक्ट कर सकते हो, बट इंटीरियर डिजाइनिंग कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा फील्ड ही पूरा अलग है, उनका फील्ड पूरा अलग है। उन लोगों को, उन यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या आसपास वाले, तो उनके एक तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी और उन यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर उनको इस फील्ड में आना है तो उनको क्या अपने भीतर पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं सबसे पहले पेरेंट्स से इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है तो आप इसको रोकिए मत। आप उस बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए, आप उस बारे में पता ज़रूर कीजिए, लेकिन क्या पता आपका बच्चा उसी चीज़ में इतनी रुचि दिखाए कि वो कहाँ पहुँच जाए, आप शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन अगर आप बच्चों को पुश करेंगे उस चीज़ को नहीं करने के लिए एंड दूसरी फील्ड को चूज़ लें, तो आई गेस कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बच्चा ध्यान ही नहीं दे पाएगा। जब उसका मन ही नहीं है उस चीज़ को करने में, उस चीज़ को करने में रुचि ही नहीं है, तो वो नहीं दे पाएगा। रही बात स्टूडेंट्स की, तो मैं यही कहूँगी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोई नॉर्मल फील्ड नहीं है। काफ़ी लोग इसको ही सोचते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग काफ़ी कॉमन एंड नॉर्मल फील्ड है, क्या ही हो जाएगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी फील्ड आप कोई भी चूज़ करो, बस उसमें पूरा ध्यान लगाओ, अपना पूरा मन लगाओ, तो आप अपनी लाइफ में कहीं भी पहुँच सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए, आपसे मिलके इतनी खुशी हुई और आपकी इस पर्सनैलिटी के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जाने कैसी उंगलियाँ हैं, जाने क्या अंदाज है, तुमने पत्तों को छुआ था, जड़ तक हिलाकर फेंक दी। और रश्मि जी, हम यही दुआ देंगे और गॉड से यही प्रे करेंगे कि आपको ज़िंदगी में यूके से भी बड़ी सफलता मिले और आप और हमारे शहर के लिए एक आदर्श बन के उभरें। थैंक यू रश्मि जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।